ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई। यानी कि हमें पता लग गया कि टाइटल और मेटा टैग्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं। हाँ, जब हम एसईओ शुरू करेंगे उस वक्त जो जो मेटा मुझे करवाना होगा मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूँगा उसको। अच्छा, उसके बाद हम अगले हिस्से में आ गए। अगला हिस्सा कौन सा है? बॉडी, पेज की बॉडी। ठीक है, अब आपको मैं एक असाइनमेंट देने लगा। हाँ, मैं आपको टैग्स बता रहा था, साथ साथ एट्रीब्यूट्स भी बता रहा था। ठीक है, इसके कुछ चंद अहम एट्रीब्यूट्स आपने खुद से मुझे बताने हैं क्या है। किसके? बॉडी के। अभी मैंने कोई एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा इसका मैंने कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया। अब ये तो याद है ना एट्रीब्यूट्स क्या थे? मैंने बताया था ना, जिस टैग के अंदर किसी भी टैग की जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, सो अभी मैंने इसका कोई एट्रीब्यूट, जैसे मैंने ahref का एट्रीब्यूट बताया था ना आपको, टारगेट, टाइटल, इमेज का एट्रीब्यूट बताया था आपको, आल्ट, सेम इसी तरह बॉडी के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ 2-4, ज़्यादा नहीं, 2-4 अहम एट्रीब्यूट्स आपने खुद से उनको डिस्कवर करना है नेट से और मुझे बताना है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा, आगे चलें। सबसे पहले अब हमारा पेज कहाँ से शुरू होता है? मैंने क्या कहा था कि आपने अपनी वेबसाइट बनानी जब भी शुरू करनी है तो सबसे पहले हमें कौन सा टैग लगाना चाहिए? हेडिंग स्टाइल। सबसे अहम बात है कि आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है पैराग्राफ्स की सूरत में, और आपको पैराग्राफ्स को हेडिंग्स देनी है और हेडिंग्स को हेडिंग हायरार्की में लेकर रखना है कि यानी पहले ऊपर 1 हेडिंग आएगी, फिर 2, फिर यानी कि बड़ी से छोटी की तरफ को आपने जाना है। ठीक है, सो हेडिंग स्टाइल आ जाएगा हमारे पास। चलो जी, यहाँ पर आकर हमने लिख दिया कोशिश कर रहा हूँ कि ना हिले। चलो, उसके बाद हेडिंग तो आ गई हमारी। अब हमने पेज बनाना है अपना, पैराग्राफ की सूरत में पेज होगा हमारा। सो इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? पी का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? पी का। और पी के साथ हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और ये क्या हैं? अलाइन। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट होती थी, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। हाँ, सेम इसमें भी आप अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ राइट, सिंपल, इसमें कोई इतनी खास साइंस नहीं है। डबल कोट्स लगा लें तो अच्छी बात है। ठीक है, ये जस्ट मैं एक थोड़ा सा गो थ्रू करने के लिए, और मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ फिलहाल, ताकि हमारे पास हेडिंग अलग से नज़र आ रही है और बीच में हमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ नज़र आए। हिल गया, कोई बात नहीं, आ जाता है वापस। चलिए, मैं ज़रा लिख रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर में हमें वो भी नज़र आ जाए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ जिन चीज़ों के साथ हम लोगों ने प्ले करना है ताकि आपको वो टैग्स याद रहें। उसके बाद क्या आता है जी? लिंक्स, कि भाई हमारे पास हाइपर लिंक होना चाहिए। हाँ, इधर आए ज़रा। यहाँ से मैं खोल लेता हूँ नेट भी। हाँ, नेट भी चला लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग एसईओ की बात शुरू करेंगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट लेसन में आप सब लोगों की वेबसाइट्स आपके पास हों। बेशक ड्राइव में अभी ना आए, ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पर आप ले आएँ। आपने, मैं जो पढ़ाऊँगा उसको इम्प्लीमेंट करके लेके आना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो एसईओ नहीं ना उस पर हुई होगी, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर बना होगा। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि होम पेज का स्क्रीनशॉट मुझे दिखा दें ग्रुप में। जो कुछ आप बनाएं उसकी होम पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और वो मुझे दिखा दें कि हमने ये काम किया। मेरी बात समझ में आ गई? चाहे तो 2 स्क्रीनशॉट्स की सूरत में दिखा दें, चाहे सिंगल स्क्रीनशॉट की सूरत में दिखा दें, क्योंकि अभी उसे अपलोड करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा ना। अभी हम उस पर थोड़ा सा काम भी तो करना है एसईओ के हवाले से। हाँ,
अभी तो सिर्फ साइट बनी है ना, एसईओ के हवाले से तो उस पर कुछ नहीं किया अभी हमने। तो अब हम चाहेंगे कि साथ साथ पैरेलल उस पर एसईओ के हवाले से भी काम करें, फिर उसको फर्स्ट टाइम लाइव करेंगे। सो मैं यहाँ से इसे खोल देता हूँ। लें जी, मैं क्या लिख रहा हूँ, यूज ऑफ हेडिंग स्टाइल्स फॉर एसईओ ऑफ वेबसाइट। ठीक है, मतलब हमने अपना टॉपिक ही लिख दिया कि हेडिंग स्टाइल का किसी भी वेबसाइट के एसईओ में कैसे काम है। जी, इन्फॉर्मेशन आ गई? मैं क्या आ गई इन्फॉर्मेशन सारी? मैं ऐसे सीखता हूँ। आपने भी अगर प्रोफेशनल बनना है तो ऐसे सीखना है, नोट्स की बजाय, किताबों की बजाय लाइव सीखना है, ताकि कोई लेटेस्ट चीज़ आई है तो आपको पता लग जाए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कुछ भी खोल लेते हैं, इसी को ले लेते हैं जी। ये वैसे मैंने लिंक बनाना था तो मैंने कहा था कोई ऐसा टेक्स्ट ले जाते हैं जो हमसे रेलिवेंट हो। आ गया? ये क्या लिखा हुआ है जी? योस्ट। ये एक वर्डप्रेस का प्लगइन भी है, योस्ट। दो तरह की वेबसाइट्स है ना हमारे पास। एक हमारे पास कोडिंग वाली वेबसाइट्स है जो आसान अल्फाज में मैं कहूँ, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, जो हम कर रहे हैं। और एक हमारे पास वेबसाइट्स हैं जो CMS बेस्ड है। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं कलरफुल ग्राफिकली, और उसी इन्वायरमेंट में हमारी वेबसाइट बन जाएगी, यानी उसमें हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप SEO के बंदे हैं तो आपको जब तक कोडिंग में एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपको कुछ अंदाज़ा तो हुआ होगा कि SEO के लिए कोडिंग का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास साइट्स हैं, एक CMS और एक कोडिंग वाली। कोडिंग वाली PHP की कोडिंग भी हो सकती है, और जब CMS में जाएंगे तो और बहुत सारी वेबसाइट्स होंगे, सिर्फ वर्डप्रेस नहीं होगा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको उठाता हूँ, Ctrl+C किया मैंने इस लिंक को। बड़ा ही लंबा चौड़ा लिंक है ना? क्या करें, कोई हल? कौन सा नाम बोले? बिटली। लो जी, बिटली पे जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे तो वो HTML का कोड इतना लेंथी हो जाएगा, वैसे ही समझने में मुश्किल लग रहा होगा हमें। तो हम आ गए बिटली पर। बिटली तो नहीं आया, सिर्फ बिटली लिखा गया। यही है URL शॉर्टनर। आगे क्या करना है भला? यहाँ पर इसे ऑफ कर दें, ये तो बटन सा ऊपर आ रहा है और ये शॉर्टन लिखा हुआ आ रहा है। कोड आ गया, देखिए ना, छोटा सा हो गया ना। कॉपी कर लें इसको, कॉपी हो गया। चले अब आ जाए वापस। कहाँ आए वापस? इधर। चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इधर आया हूँ जी। इसको मैंने लिंक बनाना है, जहाँ लिखा हुआ है ना स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, बस इतना ही जी। इसको मैंने लिंक बनाना है जी। क्या करें बताएं? सारे लोग बताएं ना। मैंने इसका लिंक बनाना है, और लिंक क्या है, कहाँ पर जाएगी? वो जो लिंक लेकर आया हूँ वहाँ से, कि कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा जब मेरे पेज से तो उधर चला जाएगा। कॉपी पेस्ट, बस इतने नहीं करने, अभी करके तो आए हैं। ठीक है, हाँ, AHREF का टैग इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। हाइपर लिंक का टैग इस्तेमाल करेंगे।
डबल कोट्स लगाए, बीच में पेस्ट कर दिया। चलो जी, टारगेट इक्वल्स टू, बस सिर्फ टारगेट लिख देता हूँ मैं, बाकी रहने देते हैं। अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब होता है कि न्यू में खुले, ठीक है ना। बस यहाँ तक था। तो अब वो जो मैंने टैग में लिखा है वो तो टैग है ना, टैग से जो बाहर लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, ये है एंकर टेक्स्ट। टैग से जो बाहर लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है, एंकर टेक्स्ट है ये, यानी कि इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो लिंक फॉलो होगा, तो इसे हम बोल रहे हैं एंकर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है क्लिक हेयर भी लिखा हो सकता था, होता है ना कई जगहों पर लिखा हुआ कि क्लिक हेयर, सो इसे हम क्या बोलते हैं, एंकर टेक्स्ट, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को मैं एक फाइल की सूरत में बता रहा हूँ जो हमने इस्तेमाल करनी है। अभी तक मैंने फाइल को रन नहीं किया। अच्छा, अब और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी है वो है इमेज, कि कोई भी तस्वीर लेकर आए तो इमेज कैसे लगाना है। हाँ, उसके लिए हम क्या टैग यूज़ करते हैं, img src इक्वल्स टू, मैं अभी फ़िलहाल लिख नहीं रहा, ऑल्ट लगा दिया मैंने। img यानी कि इमेज लगाना चाह रहा हूँ, src का क्या मतलब होगा कि कौन सा इमेज है वो बताना है हमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने अपना इमेज बताना है कि इमेज कौन सा है हमारा। अब मिसाल के तौर पर, अब इमेज कहाँ से आ सकता है, इमेज हो सकता है किसी वो जगह पर ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर आप देखें, उधर से भी आप इमेज ले सकते हैं, लेकिन वो ठीक तरीका नहीं है। इमेज आपने हमेशा अपना ही यूज़ करना है, ठीक है। सो मैं सपोज कर देता हूँ फ़िलहाल, अभी मैं कह रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको, माई डैश डॉट जेपीजी, अभी फ़िलहाल मैंने ये लगा दिया, ये मेरी तस्वीर है। अब ये कहाँ से है, इम्पॉर्टेंट बात तो ये है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब आपने लोकल काम कर रहे होने हैं तो आपने ये देखना है कि आपने एक मेन फोल्डर बनाना है HTML का, और एक फोल्डर बना लेना है इमेजेस का, जब आपने वेबसाइट को अपलोड करना है। जैसे अभी बना हुआ है, आप देख रहे हैं ना, जैसे अभी बना हुआ है जो मैंने आप लोगों को दिया, उसमें इमेजेस का फोल्डर रहता है ना, ताकि इमेजेस उधर हों। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा एक ही जगह पर सब कुछ पड़ा हुआ है, फिलहाल ऐसा करना नहीं है, लेकिन अगर सपोज करते हैं वैसा है तो फिर हमें कोई रूट वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइल का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो आल टेक्स्ट है ये क्या चीज़ है, मैंने क्या बताया था। अब ये आप समझ लें कि हम img का जो टैग है इसकी SEO को समझ रहे हैं। img के टैग की SEO को अगर हम देखें कि क्या SEO है इसकी, नंबर 1 कि आपकी जो इमेज है उसे कंप्रेस होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। कंप्रेस होने का क्या मतलब है, ये ना हो कि MBs में आपकी फ़ाइल का साइज़ हो। आपकी फ़ाइल का साइज़ आप जिस हद तक कंप्रेस कर सकते हैं कंप्रेस कर लें। फोटोशॉप में फ़ाइल बनाएंगे तो आप देखते हैं जब मैं सेव कर रहा होता हूँ तो एक आखिरी विंडो में वो कंप्रेस का ऑप्शन दे रहा होता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ऑनलाइन टूल्स भी हैं। ऑनलाइन टूल्स देखें, दोबारा से उसी तरीके में चले जाते हैं। क्या, ऑनलाइन इमेज, देखिए कितना कुछ आ गया है। हमें क्या चाहिए इनमें से, कंप्रेसर। ऑनलाइन मतलब डायरेक्ट कर देगा, यहाँ पर आपने अपनी तस्वीर को अपलोड करना है, उसने कंप्रेस करना है, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है और इस्तेमाल करना है, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आ गया, स्मॉल कंप्रेस, इमेज कंप्रेसर, कितना कुछ आ गया। चलिए जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, इमेज कंप्रेसर। मैं इमेज कंप्रेसर यूज कर लेता हूं। आ गया। अब वो क्या कह रहा है, क्या करने जा रहे हैं, सबको पता है मैंने क्या कर रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ भाई देखें, आपकी वेबसाइट ने इमेजेस से भी स्लो होना है। अगर आपकी वेबसाइट पर बड़े बड़े साइज़ के इमेजेस पड़े होंगे तो लाजमी बात है फिर उसको लोड करने में भी उतना ही टाइम लगेगा ना। सो एक SEO ऑप्टिमाइज़र जो होता है वो वेबसाइट के इमेजेस को देखता है कि भाई इतने जो इमेजेस पड़े हुए हैं क्या ऑप्टिमाइज्ड हैं कि ऑप्टिमाइजेबल हैं, अभी उन्हें ऑप्टिमाइज होना है, तो उसको फिर ये ऑप्टिमाइज़ करने पड़ेंगे खुद से। ठीक है, ये हमारा SEO का एक फैक्टर है। तो जी हमने कहा अपलोड, मैं यहाँ से कोई भी तस्वीर उठा लेता हूँ। चलिए यही ले लेते हैं। आ गई एक इमेज, क्या कहता है देखें, -64%। इसका क्या मतलब हुआ? कंप्रेस कर दिया उसने। ठीक है, डाउनलोड आ गई, नीचे आ गई है ना। $900 थी ना, देखें साइज क्या हो गया उसका, 300 हो गया कंप्रेस। अब मैं इस इमेज को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, लेकिन ये काम तो हम बाद में कर रहे हैं ना, वेबसाइट हमारे पास आ गई हुई है। सो अगर आपके पास वेबसाइट आई ना होती अभी, यानी कि आप ही ने काम करवाना है सारा, तो फिर हम पहले से ही डेवलपर को बता देते हैं कि भाई हमें इमेजेस कंप्रेस चाहिए। सो आपने इमेजेस को कंप्रेस करके हमें देना। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, ये एक SEO का काम करेंगे कि इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी तस्वीरें हैं उन सब का एनालिसिस करेंगे कि क्या वो कंप्रेस्ड हैं कि वो कंप्रेस्ड नहीं है। पहले हमने क्या कहा, हमने कहा भाई देखना है कि हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, और प्रॉपर हायरार्की से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। अब हम कह रहे हैं इमेजेस को चेक करना है। अभी हमने इमेजेस के अंदर जो पहला चेक लगाया वो क्या लगाया कि ऑप्टिमाइज्ड हैं कि ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगला जो चेक है हमारा इमेजेस के ऊपर वो क्या है, इमेज का जो नाम है वो आपने ऐसा रखना है कि आप उसमें अपना कीवर्ड कवर कर लें, प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरी जो वेबसाइट है, मैं कह रहा हूँ उसका टाइटल है ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, और यही मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, इमेजेस के, अब ये तो नहीं हो सकता है हर तस्वीर का नाम तो ये नहीं रखा जा सकता, हर तस्वीर का नाम तो ये नहीं रखा जा सकता ना। तो मैं ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन लिख के डैश लगाकर और कुछ लिख लूँगा। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है कि फाइल के नाम के दरमियान स्पेस बार इल्लीगल कैरेक्टर है अगर आप SEO ऑप्टिमाइज़र हैं। यानी फाइल का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन स्पेस NMD कैट स्पेस प्रिपरेशन। आपने अक्सर नोट किया है जब URLs होते हैं उनमें 20% लिखा हुआ आता है, बीच में आ रहा होता है ना कई URLs में, URL लंबा चौड़ा सा URL हो तो उसमें आगे 20 लिखा होता है और उसके आगे 1% का निशान होता है। बेसिकली वो बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या है, स्पेस है। ठीक है, जो कि इल्लीगल है। वो वाला URL फिर हम किसी को कॉपी करें तो वो सही तरीके से दोबारा ओपन भी ना हो शायद। सो दूसरा जो अहम बात है वो क्या है जी, कि हमने कीवर्ड इस्तेमाल करना है नाम में, नंबर 1, और स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी। स्पेस की जगह पर हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, बिल्कुल यही तरीका, ये देखें जो इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, डॉक्टर डैश इमरान डैश माजिद डैश मिन। ठीक है ना। सो हमने कोशिश करनी है कि हर जगह पर, अब इंडेक्स की फाइल का नाम तो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन बाकी चीज़ों के नाम तो चेंज किए जा सकते हैं। तो जब हम नाम रख रहे हो तो हमने कोशिश करनी है कि अपने मेन कीवर्ड्स को, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, जितनी भी तरह के कीवर्ड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी जो हमने वेबसाइट पे लगाई हुई हैं, उन्हीं के नाम रखें। ठीक हो गया, ये भी हो गया, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन किया, कंप्रेस की तस्वीर, उसके बाद नाम भी हमने अपने कीवर्ड्स वाले रखे, बजाय इसके कि हम फाइल का नाम रख लें 1 2 3 5 6 7 7 8 6, ये गलत नाम है, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो आपने नाम हमेशा क्या करने हैं, अपने कीवर्ड्स और अपनी वेबसाइट की प्रोडक्ट्स जो भी उसके ऊपर आ रही हैं उसी का नाम रखेंगे आप। ठीक है, और आखिरी क्या था हमारे पास, टाइटल, सॉरी आर्ट।
ALT आर्ट, आर्ट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव। अब आर्ट के दो पर्पज़ हैं, एक पर्पज़ तो क्रॉलर के लिए, अगले लेक्चर में हम क्रॉलर को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। एक पर्पज़ है क्रॉलर के लिए और एक पर्पज़ है वेबसाइट के लिए। मतलब एक क्रॉलर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और एक साइट को, यूज़र को दे रहा है जिसने वेबसाइट खोलनी है। जो वेबसाइट खोलेगा वो क्या है कि कोई वेबसाइट खोलेगा, उसमें तस्वीरें लगी हैं, अगर तो कोई इशू नहीं है तो तस्वीरें नज़र आ जाएंगी, ऐसे ही है ना। मैंने कहा अगर कोई इशू नहीं है तो तस्वीरें नज़र आ जाएंगी, लेकिन अगर तस्वीर में कोई मसला आ गया और तस्वीर नहीं खुल रही तो फिर ये जो आर्ट का टैग है तस्वीर की जगह पर ये नज़र आएगा। यानी इसमें आपने जो भी लिखा हो ये कब नज़र आएगा, ये अब यूज़र के लिए है, ये यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहा हो कि भाई तस्वीर नहीं खुल सकी किसी वजह से। सम टाइम ऐसे भी हो सकता है कि आपका नेट इतना स्लो हो गया तस्वीर लोड ही ना हो, और जब तस्वीर लोड नहीं होगी तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट ही दिखाएगा और तस्वीर की जगह पर छोटा सा एक आइकॉन दिखा देगा जिसमें फील हो रहा होगा कि इमेज लोड नहीं हुआ। ये तो हुआ यूज़र के लिए, लेकिन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बेसिकली हम तो वेब डेवलपर नहीं हैं, हम क्रॉलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्रॉलर को जो कुछ भी चाहिए टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, क्रॉलर को जो कुछ भी चाहिए कोडिंग की सूरत में चाहिए। यानी मैंने कोई वीडियो लगाई है अपनी वेबसाइट पर तो वो उसका भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पड़ेगा, मैंने कोई इमेज लगाया हुआ है तो वो उसके लिए भी क्रॉलर को उसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए टेक्स्ट ही ज़रूरत है। सो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आर्ट का टैग है, आर्ट का जो टेक्स्ट है, बेसिकली आर्ट का जो टेक्स्ट है ये क्या कह रहा है, क्रॉलर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे इमेज के मुतालिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी हमने प्रॉपरली अपना कीवर्ड इस्तेमाल करना है। समझ आ गई बात की? मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट का कीवर्ड है ऑनलाइन NMT कैट प्रिपरेशन, तो वो आर्ट इक्वल्स टू इसमें ऑनलाइन, अब यहाँ पर स्पेस लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्पेस लिख सकता हूँ। अब ये ज़रा चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना आपने, ठीक है, इसलिए कि ये सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, ये सेंटेंस लिख रहा हूँ। URL तो ऊपर डिस्प्ले होना है ना, URL क्या है, नाम है किसी चीज़ का। लेकिन जब मैं कहता हूँ आर्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट तो ये तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस की सूरत में टेक्स्ट लिखा जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर जो आपकी बॉडी में टेक्स्ट है सारा, उसके अंदर तो नहीं मैं कह रहा था कि स्पेस यूज़ नहीं करना, उसमें तो मैं कहता हूँ हाँ भाई हर वर्ड के बाद स्पेस यूज़ करो। मैं सिर्फ स्पेस यूज़ करने से मना कहाँ कर रहा हूँ, फाइल नेम्स में, कि फाइल नेम्स में और URLs में आपने स्पेस यूज़ नहीं करनी बल्कि उसकी जगह पर डैश यूज़ करना है। लेकिन बाकी जगहों पर तो स्पेस यूज़ होगा और आप 120 कैरेक्टर्स के अंदर अपना आर्ट टेक्स्ट लिख सकते हो और हमने इन 120 कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करना है। 120 से भी ज़्यादा लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन वो रीड क्या करेगा, फर्स्ट 120 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, ठीक है ना। उसने फर्स्ट 120 कैरेक्टर्स को रीड करना है। यहाँ पर हमने अपने कीवर्ड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। यानी कि अब हमने ये भी समझ लिया, एक इमेज का टैग भी देख लिया और इमेज की SEO भी समझ लिया हमने सारी कि क्या है। अब एक वेबसाइट है, उसके अंदर कोई 40 इमेजेस हैं या 50 इमेजेस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि SEO ऑप्टिमाइज़र ये क्रॉस चेक लगाएगा सारों के ऊपर कि फ़ाइल नेम कैसे लिखे हुए हैं, क्या फ़ाइल कॉम्प्रेस्ड है कि नहीं है, क्या आर्ट के टैग में कुछ लिखा हुआ है कि खाली छोड़ा हुआ है। जब हम ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम SEO के फैक्टर्स को पूरा करने जा रहे हैं। इधर आ जाइए वापस। नो इमेज, क्योंकि मैंने ऐसी तस्वीर लिख दी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई तस्वीर तो होगी नहीं इस तरह की, है ना, तस्वीर शो नहीं होगी ना, तो मैंने आर्ट में क्या लिख दिया, नो इमेज। अब आप मुझे बताएंगे SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्ट ठीक है? गलत है ना, ये आर्ट ठीक नहीं है। ये तो फिलहाल मैंने सिर्फ यूज़र के लिए लगा दिया कि जिसको तस्वीर नज़र ना आए तो उसको पता लग गया भाई यहाँ पे कोई तस्वीर नहीं है, गलती से लगाओ, है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे अपना कीवर्ड यूज़ करना है, जिसका भी जो कीवर्ड होगा। और अगर आपके एक से ज़्यादा कीवर्ड्स हैं तो आप मल्टीपल इमेजेस के ऊपर मल्टीपल कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हो, लेकिन रेलिवेंसी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने एक लोगो बनाया हुआ है, अब लोगो के ऊपर आप ऑनलाइन NMT कैट प्रिपरेशन लिख रहे हो, लेकिन लोगो स्टार्स अकेडमी का है,
आपने ये भी चीज़ देखनी है कि आपने थोड़ा सा रेलिवेंसी भी देखनी है, ठीक है। और एक आपका बिल्कुल टेक्स्ट लिंक है, उसके ऊपर भी आप जाकर अपना लगा देते हो। नहीं, आपने ये भी देखना है कि जो इमेजेस हों जो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मैंने अपनी एक लेटेस्ट पोस्ट लगाई हुई है एडमिशन ओपन की, और उस पर मैंने लिखा हुआ है जी NMD कैट प्रिपरेशन में एडमिशन ओपन है। यहाँ पर मैं कीवर्ड का इस्तेमाल करूँ। ये बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। ये भी ख़त्म हो गया। अगर आपने कुछ बुलेट्स एंड नंबरिंग की सूरत में लिखना है, जी, एक मैंने ये लगाया UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो तो बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स को हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और नंबरिंग को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ है LI, देखना है ज़रा ये क्या चीज़ है। ये मैंने 2 LI लगा दिए। फिलहाल मैं इसको छोटा सा ही बना रहा हूँ। इसे सेकंड कर लेता हूँ, 2-2 पॉइंट्स लिख लेता हूँ बस। ये आपको कोड इसलिए करा रहा हूँ कि जब आप कोडिंग को एडिट कर रहे हो तो ये चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हो, आपको समझ आ रहा हो कि क्या चीज़ है। कल जो मेन्यू बना हुआ था LI नज़र आ रहा था ना उस पर, ठीक है, यानी कि वो लिस्ट आइटम्स के थ्रू बना हुआ, ठीक है। एक और काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं। मैंने UL को बंद नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ, OL को, ठीक हो गया। अब इसे कॉपी करें, जी, और इसको मैं क्या कर दूं, OL कर दूं। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी वो बुलेट्स हैं, सिंबल्स, और OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबरिंग, ठीक है ना। अब दोनों की सूरत में बेसिकली क्या होती है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुतालिक सोचें थोड़ी देर के लिए, तो जब आप बुलेट्स लगाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी लाइनें होती हैं, उनको सिंबल्स लगे होते हैं, बहुत सारी लाइनें होती हैं, उनको नंबरिंग लगी होती है, ऐसे ही है ना, ठीक है। सो वो जो बहुत सारी लाइनें हैं वो LI है। शुरू में मैंने बताया UL, तो उसका मतलब है कि मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। शुरू में मैंने बताया OL, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि नंबरिंग। एक काम और करते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, डबल कोट्स में अगर कोई आप एक्सप्रेशन लगा लें। अब ये टाइप क्या चीज़ है, एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट है ना। इक्वल्स टू के आगे जो मैंने लिखा है वो क्या है, उसका एक्सप्रेशन है, उस एट्रीब्यूट का एक्सप्रेशन। आल्ट इक्वल्स टू, उसके आगे मैंने कीवर्ड लिखा, वो जो कीवर्ड लिखा है वो बेसिकली क्या है, उस एट्रीब्यूट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा मैंने टाइप, अब ये OL था, ये क्या लिख दिया मैंने, A। काफ़ी सारे टैग्स हो गए हैं, अब ज़रा एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं क्या चीज़ बनी है ये। आज क्या डेट है, यही तरीका था ना। ऑल इन वन, यही तरीका मैंने फाइल नाम लिखने का बताया था आपको, डैश के साथ .html। चलिए चला कर देखें इसको ज़रा।
क्या चीज़ बनी है। यही था। वो इमेज देखें कैसे आ रहा है, नहीं है ना इमेज, बेसिकली रूट रास्ता ही नहीं है। मैंने ना तो इमेज बनाया हुआ मैंने, जिस लोकेशन से मैं रख रहा हूँ वहाँ पर तो आपने देखा ना एक ही HTML की फाइल पड़ी हुई है सिर्फ। तो वहाँ पर अगर मैं इस नाम का इमेज पेस्ट कर दूंगा तो इमेज आ जाएगा। अभी वहाँ पर इमेज नहीं है। ये भी पता लग गया क्या चीज़ है, बुलेट्स का भी पता लग गया। और ये नीचे नंबरिंग मैंने अल्फ़ाबेट्स में कर दी है भाई। ये नंबरिंग लिखता तो नंबरिंग में आ जाती, रोमन लिखता तो रोमन में आ जाती, ठीक है। ये भी हमारा कंसर्न नहीं है। हमने इनको सिर्फ इसलिए समझा कि अगर किसी मेन्यू में ये यूज़ हो रहे हो तो हमें समझ में आ रही हो कि ये क्या चीज़ है ये, ठीक है। चलो ये इस लेसन को तो मैंने यहाँ पर कर दिया वाइंड अप, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह SEO की बात शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पर सी पैनल। ये सी पैनल क्या है, व्हाट इज सी पैनल? सी पैनल हम किसे कहते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई वेबसाइट की होस्टिंग बाय करते हैं, आपने वेबसाइट लाइव करनी है, मैंने आपको बताया था भाई वो डोमेन भी खरीद लो और होस्टिंग भी बाय कर लो। आपने जब होस्टिंग बाय की होगी तो उसके बाद वो आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड देंगे आपकी होस्टिंग का, जहाँ पर जाकर हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे, जिस जगह पर हम अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं, ठीक है। वो हमारा सी पैनल है। अब कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक होस्टिंग परचेज कर लेते हैं और उस होस्टिंग के अंदर ऑप्शन होता है कि भाई आप इसमें 3 वेबसाइट्स लाइव कर सकते हैं, 4 वेबसाइट्स लाइव कर सकते हैं, 5 वेबसाइट लाइव कर सकते हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स लाइव कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि हम करते क्या है कि वो वाली स्पेस मुख्तलिफ डोमेन के साथ अटैच कर देते हैं। यही है ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा मेरे पास एक डोमेन है ABC, एक डोमेन है XYZ, ठीक है। ये डोमेन है, मैंने इनको लाइव करना है तो मुझे क्या चाहिए, वेबसाइट को लाइव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट को स्टोर करना है तो स्पेस चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सिर्फ डोमेन तो मैंने परचेज करके रख ली हुई है, लेकिन अगर मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इन्हें लाइव नहीं कर सकता। डाटा कहाँ स्टोर करूँगा वेबसाइट का? जो आपके पास प्रोजेक्ट आया हुआ है उसको लाइव करना है, तो जब आपके पास ऑनलाइन स्पेस ही नहीं होगी आप कैसे लाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या खरीदना है, होस्टिंग परचेज करनी है। तो जब हम होस्टिंग परचेज करेंगे तो होस्टिंग कंपनी वाले कहते हैं कि भाई ये हमारे पैकेज है, ठीक है। एक ये पैकेज है, इसमें एक वेबसाइट चल पड़ेगी आपकी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक डोमेन इसके साथ अटैच हो जाएगी बस। फिर कहेंगे ये वाला पैकेज है, इसके अंदर इतनी स्पेस है और इसमें मैं आपको 2 डोमेन्स लगाने की ऑप्शन दे रहा हूँ। अब जो लोग आगे से सेल करते हैं वो क्या करते हैं, अनलिमिटेड डोमेन्स वाला पैकेज ले लेते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन्स इसके साथ लग जाएं। बात समझ में आ गई? तो फिर हम होस्टिंग में जाकर उन डोमेन्स का बताते हैं, डोमेन में जाकर होस्टिंग का बताते हैं, होस्टिंग में जाकर डोमेन का बताएंगे। यानी डोमेन में जाएंगे उसे कहेंगे भाई ये वाली होस्टिंग यूज़ करो, जब होस्टिंग में आएंगे तो कहेंगे भाई ये एक डोमेन बना लो और ये इस डोमेन का डाटा इसको भी लाइव करना है। ये 2 काम हमें करने हैं, ठीक है। सो ये काम करने के लिए हम कहाँ आते हैं, सी पैनल के अंदर आते हैं, ठीक है जी। सो मैं ये सी पैनल में आ रहा हूँ, देखता हूँ इसका लॉगिन होता है कि नहीं होता। चलिए हो गया लॉगिन। अब ये क्या था, मेरे पास एक यूज़र नेम था और एक पासवर्ड था जो होस्टिंग कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया था कि आपने अगर अपने सी पैनल को खोलना होगा तो आप इधर आ जाइएगा, ठीक है जी। आगे जी देख रहे हैं आप। अच्छा अब आप जरा इसके राइट साइड पर देखें, ये पैनल आ रहा है कि हमारे पास,
आप देख सकते हैं अपनी डोमेन को इस तरह जाकर, ठीक है। नीचे आ रहा हूँ मैं, ये राइट साइड को देख रहा हूँ मैं सिर्फ। सबसे पहले देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डिस्क यूजेज। कहते हैं आपने जो होस्टिंग परचेज की हुई है इसके अंदर आपके पास जो स्पेस थी वो 1.46 GB थी और आप कितनी यूज़ कर चुके हैं, 1.24 GB यूज़ कर चुके हैं अबाउट, मतलब जितनी आपको यूज़ करनी चाहिए थी शायद उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया, ठीक है। इसीलिए उसके साथ वार्निंग का मैसेज भी आ रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, आगे क्या कह रहे हैं, कहते हैं आप इसके साथ 5 सब डोमेन्स, अब ये सब डोमेन्स है। सब डोमेन्स क्या होती है, a.xyz.com, b.xyz.com, c. यानी डॉट के साथ जो नाम लिखा होता है वो डोमेन है, सब डोमेन है। वो डोमेन नहीं है, डोमेन क्या है, xyz.com डोमेन है। लेकिन मैंने क्या कहा है कि उस डोमेन में एक फोल्डर समझ लें मैंने बना लिया और वो लाइव हो रहा है मेरा। सो मोस्टली केसेस में जब आप डोमेन परचेज करते हो तो ये लिमिट ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें इशू स्पेस का आता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं इसमें वो क्या कह रहा है, कहते हैं आप इसमें 5 कर सकते हैं, 3 की ऑप्शन मौजूद है मगर स्पेस मौजूद नहीं है। स्पेस मुझे कम मिली हुई है इस पैकेज में, तो स्पेस कम है, लेकिन सब डोमेन अगर मैं छोटी छोटी लाइव करना चाहूँ तो अभी और भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आ गया, यानी कि ये मुझे पता लग गया कि क्या कह रहा है ये आपको। कहता है भाई इसमें 5 सब डोमेन आप लगा सकते हैं, ठीक है। और नीचे आए ज़रा, दो यूज हो गई हैं इसका मतलब है, ठीक है ना, 2 ऑलरेडी लगी हुई हैं इसके अंदर। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड ऑन डोमेन्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैं देखना चाह रहा था कि ये मैंने जो होस्टिंग बाय की हुई है क्या मुझे इसमें एक डोमेन मिली हुई है या एक से ज़्यादा डोमेन की सहूलत मिली है। तो उसने क्या कहा, ऐड ऑन डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक ही डोमेन की सहूलत नहीं है, सिर्फ वही डोमेन है जो मैंने परचेज किया है, एक होस्टिंग, ये सिंगल होस्टिंग है। ऐड ऑन का मतलब क्या है कि एडिशनल, कि इसमें एडिशनल है। मेरे पास कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जिसके अंदर ये इन्फिनिट का बटन बना हुआ आता है, ठीक है ना। इन्फिनिट का बटन कौन सा, ये वाला, यानी ये अनलिमिटेड का मतलब है। इसका मतलब है कि अनलिमिटेड डोमेन्स हैं आपके पास, तो उसमें क्या होगा, पैसे ज़्यादा लगे होंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर 5,000 रुपये की होगी तो हो सकता है वो 10-12 हज़ार रुपये की हो, तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन मेरे पास होंगी, जिसमें स्पेस भी ज़्यादा हो, यानी पैसे बढ़ते जाएंगे तो सर्विसेज भी उनकी तरफ से हमें बढ़ती जाएंगी। और ये सारी पेमेंट जो हमने करनी है ओनली फॉर 1 ईयर, अगले साल हमें दोबारा से उनको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? नहीं, लाइफ टाइम नहीं है, ये 1 ईयर होता है, मिनिमम 1 ईयर। लेकिन आप इकट्ठा चाहें तो 2 साल का ले लें, 3 साल का ले लें, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए कि भाई 1 साल के बाद फिर करना पड़ेगा हमें, तो आप 2 साल की भी परचेज कर सकते हो। यानी कि ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि मैं आपकी डोमेन्स को लाइव करूँगा तो ऐसे ही करूँगा, अपनी किसी ऐड ऑन डोमेन में करूँगा, और इन्हें आपस में एसोसिएट कैसे करते हैं उसका क्या तरीका बताया मैंने, कि डोमेन में जाकर बताते हैं कि ये वाली होस्टिंग है, डोमेन में जाकर बताते हैं कि ये वाली होस्टिंग है, और होस्टिंग में जाकर बताते हैं कि ये डोमेन हमने लगानी है। अब हम बात कर रहे हैं ऐड ऑन डोमेन की, लेकिन आपको लग रहा है ना ये वाली जो होस्टिंग है, क्या इसमें ऐड ऑन डोमेन की ऑप्शन है? नहीं है, यानी कि ये वाला जो पैकेज है ये लिमिटेड है 1 तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ज़रा एक और जगह आते हैं। वैसे हम लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं आज के। अब मैं चला गया हूँ मेरा एक और अकाउंट में, ये वेबसोल का अकाउंट है जहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये लिखा हुआ माई अकाउंट। ये अकाउंट कैसे बनता है, जब मैं इनसे होस्टिंग परचेज करूँगा उस वक्त मैं उनसे कहूँगा जी मैंने अपना अकाउंट भी बनाना है, ताकि मैं टोटल कंट्रोल मेरे पास आ जाए। अदरवाइज़ तो उनके पास बना होगा, मैं सिर्फ वो मुझे फ़ोन ही किया करेंगे कि जनाब आपकी पेमेंट ड्यू हो गई है, मैं पैसे दूंगा तो वो रिन्यू कर देंगे बस। अब आप देखेंगे कि ये सारा अकाउंट मेरे पास है, साइन इन,
और लॉगिन। ये जब मैं फर्स्ट टाइम परचेज किया तो मेरा अकाउंट बना उनके पास, ठीक है जी। आ रहा है, एक साइड पे लिखा हुआ है डोमेन और एक साइड पे लिखा हुआ है सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे इस अकाउंट में, मैंने इस अकाउंट में 9 डोमेन्स परचेज की हुई हैं और एक होस्टिंग परचेज की हुई है। यानी होस्टिंग के लिए क्या टर्म यूज हो रही है, सर्विस, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि जो मैं अभी आपको मेथड बता रहा था कि भाई डोमेन में जाकर होस्टिंग का बताना है और होस्टिंग में जाकर ये कैसे होता है। पहले मैं इसे खोलता हूँ डोमेन्स को, आगे लिस्ट डोमेन्स की, जी ये डोमेन्स है। अब इसमें से मैं इस पर जा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है इस पे, ishaqeyhospital.com। ये वाला अकाउंट है जो मेरे पास होस्टिंग भी है। अभी मैं इस होस्टिंग को खोल के दिखाऊंगा आपको। अभी मैं ये देखने लगा हूं कि इसकी जो होस्टिंग है उसकी सेटिंग्स में जा रहा हूं मैं। इसहाक आई हॉस्पिटल लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है जी, एक्टिव। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये मेरा ख्याल है मैंने ऊपर वाले पे कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। बैक करते हैं, दोबारा से इसमें आ जाए और इसके एक्टिव पे क्लिक करें। अब ये पूरा मैंने देखे, पूरा सॉफ्टवेयर है ना, ये भी पूरा एक मेन्यू खुल गया मेरे सामने। अब बेसिकली ये कैसे बताएंगे हम। अब ये मैंने क्या खोल लिया है, सर्विस खोल लिया। अभी डोमेन में थे हम लोग, डोमेन खोल लिया मैंने, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट साइड पर देखो, नेम सर्वर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई होस्टिंग कौन सी है। यानी ये क्या खुली हुई है, डोमेन, और इस डोमेन में हमने बताया था कि ये फलां होस्टिंग यूज़ करो। तो इसका मतलब है होस्टिंग बतानी कैसे हमने, नेम सर्वर के थ्रू, ठीक है। क्लिक करते हैं इस पर, ज़रा देखते हैं क्या आता है। देखें क्या आ रहा है, 2 नेम सर्वर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई और डोमेन है और फॉर एग्जांपल इस होस्टिंग में मेरे पास ऑप्शन दिया है कि मैं एक डोमेन अटैच कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले जो नेम सर्वर हैं ये उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और उस डोमेन के साथ इसको लगा दूँगा। कैसे लगाऊँगा, सेम इसी तरह लगाऊँगा। मतलब अभी मैं किस में आया था, इसहाक में आया था। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा xyz.com पे, इसे खोलूँगा, नेम सर्वर पर जाऊँगा तो ये दोनों बॉक्स खाली होंगे, प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर वाला बॉक्स खाली होगा। सो मैंने क्या किया होगा, इन दोनों को कॉपी किया होगा अपने पास, इन दोनों को उस पहले 1 वाले को 1 में पेस्ट कर दूंगा और 2 वाले को 2 में पेस्ट कर दूंगा। इस तरह करने से क्या फ़ायदा होगा, मुझे होस्टिंग परचेज नहीं करनी पड़ी ना दूसरी, बल्कि मेरे पास एक होस्टिंग थी जिसमें मैं 3 डोमेन्स लगा सकता था, तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया। यानी कि ये पहला पार्ट हो गया हमारा। ये क्या किया मैंने, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना काम किया कि डोमेन को होस्टिंग से जोड़ दिया। और इस काम के करने में 24 to 48 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और इससे भी पहले आपने जो काम करना है वो कौन सा करना है, यहाँ आने से पहले आपने क्या काम करना है। ये तो कह दिया हमने, ये बात तो हमने कह दी कि भाई ये जो डोमेन है वो होस्टिंग यूज़ करेगी, ठीक है। स्पेस भी मिल गई, इस डोमेन को स्पेस मिल गई ना, क्योंकि इसमें बता दिया कि ये नेम सर्वर है, उसने इसको स्पेस दे दी। लेकिन अब हमने उस होस्टिंग में जाकर क्या बताना है, मुश्किल हो गई ये बात है ना, रोक दूं मैं, ये बात नहीं समझ आ रही इसको। ईमानदारी से बताएं, आ रही है बात समझ, आपको आ रही है अकेले को, और आपको भी आ रही है नहीं, वो कह रही हूँ मैं, शक्लें देख के अंदाज़ा हो गया मुझे कि ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए ये बात अभी नहीं करते हैं, ठीक है। ये आधी बात समझ रही है ना, आधी फिर नेक्स्ट टाइम समझेंगे इसको, ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं आएगी आपको। मैं बोलता रहूँगा, मैंने कहा मैं बोलता रहूँगा, समझ किसी को नहीं आएगी। 2 लोगों को समझ आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 को 3 को।
नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मैं बता दूंगा, मुझे पक्का यकीन है कि जब 3 दिनों के बाद हम इसे डिस्कस करेंगे ना तो हम कहीं पर भी नहीं होंगे, ठीक है? सो मैंने बहुत सारे फेसेस देख के अंदाज़ा लगाया कि गड़बड़ हो रही है। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे